मौजूदा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो शेख हसीना वाजिद जिस तरह से अपना मुल्क छोड़ के गई हैं, वो रास्ता देख लें, जद्दा जाएं और जद्दा के बाद फिर किसी और मुल्क चले जाएं। बैरिस्टर गौहर ने ये क्यों कहा? आज कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 का तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। ये इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल है क्या, और इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान होगा और इससे मौजूदा हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा? क्या ये एक्ट अप्लाई हो भी पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा? इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले यहीं से आगाज़ करते हैं कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2017 की उन हुकूमत ने पास कर लिया है इस एक्ट को। अब ये जो तरमीमी एक्ट है, तरमीमी बिल है, इसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ऐसी सियासी जमातें जिनके कारकुनान ने इलेक्शन से पहले अगर बयान हल्फी जमा नहीं करवाए तो उनको आज़ाद तस्वुर किया जाएगा। यानी कि इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट से पहले आपने पार्टी का सर्टिफिकेट देना है, पार्टी की तरफ बयान हल्फी जमा करवाना है कि जी मैं फ़लाँ पार्टी का नुमाइंदा हूँ। नंबर 2, दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग जो एक मरतबा एक सियासी जमात में शामिल हो जाएंगे वो अपनी सियासी जमात को तब्दील नहीं कर पाएंगे। नाज़रीन, जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल है, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फ़ैसला जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आया, जिसमें मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फ़ैसला किया गया, उसको रोकना है। और इसके अलावा और कोई भी इसका मकसद नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ सियासी वजूहात की बिना पर यह बिल पेश किया गया है। बैरिस्टर गौहर जो कि मौजूदा चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये कहा कि ये जो बिल है इसका मकसद 11/2 की रेशो से जो फैसला आया, जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने और 11 जजेज़ ने ये लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और इसको मखसूस नशिस्तें दी जाएँ, सिर्फ़ और सिर्फ इसको रोकने के लिए ये सारे का सारा एक्ट जो है उसको लाया जा रहा है असम्बली में। दूसरी जानिब हुकूमत का मौक़िफ़ ये आया, उन्होंने कहा जी कि असम्बली वो ख़ुद मुख्तार है और कानून साजी, आइन साजी सारी की सारी असम्बली ने करनी होती है। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने साथ में ये भी कहा, उन्होंने कहा कि कानून साजी या आइन साजी वो असम्बली ने तो करनी होती है, लेकिन उसका फ़ाइनल फ़ैसला वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही में जाके होता है। और साथ ही साथ बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि हम इस बिल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर हम बात कर लें पस मंज़र की, तो पस मंज़र जिस तरह से मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ पे भी बता दिया कि आज से कोई अप्रोक्सीमेटली 15 रोज़ पहले जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले कर दी और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी कहा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दे दें, तो उस वक़्त से लेके अब तक जो मुख्तलिफ हुकूमती वज़रा थे और इवन के फैसल वावडा और मोहसिन नकवी साहब जो हैं, वो भी ये बताते रहे, बयान करते रहे कि ये जो सीट्स हैं ये किसी भी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जाएंगी, उनके सपुर्द नहीं की जाएंगी। और फिर आज ये जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल आया, इसका मकसद सब पे वाज़े हो गया कि इसका मकसद क्या है। लेकिन नाज़रीन, अब दो तरह की इसमें खुशियां हैं, दो तरह के गम हैं। एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें खुशियां मना रहे हैं कि हो सकता है जी कि हमें मखसूस नशिस्तें मिल जाएँ, लेकिन दूसरी ही जानिब उनके लिए ख़बरदारी ये है कि जिस तरह बैरिस्टर गौहर ने कहा कि एट द एंड फाइनल फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही होना है। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के मैं आपको ये बड़ी ख़बर दे दूं, अगर हम कैलकुलेट कर लें तो 78 डेज रिमेनिंग हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, बमुश्किल 2 महीने। और ये जो 2 महीने हैं यही इस हुकूमत के समझ लें बाकी हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जी नहीं, काजी साहब के जाने से कोई तब्दीली रोनमा नहीं होगी, या फिर जो नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आएगा वो भी हालात के साथ समझौता करेगा। तो मेरे भाई, अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें तो जब अवामी हमायत ही किसी के पास नहीं है, मैंडेट ही नहीं है, तो ये हुकूमत चलेगी कैसे? अच्छा, थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, और आपको कल का बता दें कि जो स्वाबी का जलसा हुआ उसमें जो इमरान रियाज खान हैं, पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी व्लॉगर हैं, उन्होंने ये कहा कि जी मैं कम अज़ कम कोई 12 से 15 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पे पहुँच जाऊँ। नाज़रीन, स्वाबी जलसे में इतनी आवाम थी जितनी कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी किसी जलसे में नहीं हुई। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इंतज़ामात जो थे वो नाकाफ़ी थे और केपी गवर्नमेंट उसको मैनेज नहीं कर पाई। लेकिन नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान से लोगों ने इसमें शिरकत की। ये और बात है
कि लाहौर के न्याजी इंटरचेंज पे पंजाब पुलिस की जानिब से उस जलसे में शिरकत करने वाले लोगों के बैग चेक किए गए और उनको बसों से उतार लिया गया। फिर सिंध के कुछ लोगों को भी वहाँ पे रोका गया, लेकिन इसके बावजूद भी कल सवाबी का जो जलसा था वो तारीख साज था। और इस जलसे की कामयाबी ने एक चीज़ तो वाज़े कर दी कि अवाम आज भी इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नज़रिए के साथ खड़ी है। और जो कहा जा रहा था कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो गई, वो दिखाई तो नहीं दे रहा। बज़ाहिर तो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो यही बताती हैं कि इमरान खान ना सिर्फ मैदान में मौजूद है बल्कि अवाम में भी मौजूद है। तो इस जलसे को काउंटर करने के लिए कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और जो पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं, तजज़िया निगार हैं, उन्होंने कल DGISPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको मुकम्मल तौर पर सियासी करार दे दिया। और इस तरह से एक तरफ तो इमरान खान साहब डटे हुए हैं, दूसरी जानिब से दूसरे लोग भी डटे हुए हैं। अब फैसला क्या होता है ये लंबी बहस है, लेकिन आपको एक छोटा सा रीकैप दिखा दें कल बांग्लादेश में जो हुआ। नाज़रीन, शेख हसीना वाजिद जो हैं ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। ये शेख मुजीबुर रहमान वही है जिसने बांग्लादेश को यानी कि पाकिस्तान से अलहदगी की जो तहरीक थी उसमें बड़ा वाइटल रोल प्ले किया था और बानी है ये बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान साहब। अब लोगों ने कल वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान के जो मुजस्मे थे वो भी तोड़ दिए। अब इसकी वजह ये नहीं है कि वहाँ के लोग जो बंगाली हैं वो शेख मुजीबुर रहमान से नफ़रत करते हैं, बल्कि इसकी असल वजह ये है कि वहाँ के लोग शेख हसीना वाजिद की सूरत में जो ख़ानदानी मौरूसी सियासत थी उससे तंग आ गए। उन्होंने कहा कि नस्ल दर नस्ल ये हम पे हुक्मरानी क्यों कर रही है, और यही वो वजह थी जो कि शेख हसीना वाजिद की हुकूमत की तबाही का बायस बनी। और अगर हम इसका मुवाजना कर लें पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल से, तो जो ख़ानदानी तसल्लुत है हमारी पार्टियों पे वो सबके सामने है। और ये जो ख़ानदानी तसल्लुत है यही बर्बादी का बायस बनता है, ना सिर्फ सियासी जमातों का बल्कि सियासी जो मुआशरा है, जो जमहूरी मुआशरा है, उसकी भी तबाही और बर्बादी का सेहरा ये ख़ानदानी और मौरूसी सियासत ही है। अगर हम बात कर लें पुराने दौर की, जिसमें ये जो फ़र्द वाहिद होता था, जब बादशाह सलामत होते थे वही हुक्मरान होता था और सारी रियासत सियासत उसी के गिर्द मूव करती थी, तो अब 21वीं सदी है, जाहिर सी बात है लोग डिप्रेस होते हैं और वो ये सोचते हैं कि यार एक ही ख़ानदान एक ही बंदा हम पे मुसल्लत क्यों है। तो अब ख़ानदानी और मौरूसी सियासत किन सियासी जमातों में है ये आपने ख़ुद अंदाज़ा लगा लेना है। वैसे तो लम्हा फ़िक्रिया है और एक मरतबा आप रुक के ठहर के बांग्लादेश के वाक़े को देख लें तो सबक आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने सबक सीखना ही नहीं है तो फिर कल का सवाबी जलसा भी आप नाकाम करार दे सकते हैं और फिर आप इलेक्शन एक्ट जो तरमीमी बिल है इसको भी आप कामयाब करार दे सकते हैं, वरना हालात किसी के भी काबू में नहीं हैं। और मैं कई मरतबा बता चुका हूँ कि दिसंबर डेडलाइन है, अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर। कुछ लोग कहते हैं कि जी इकनॉमिकल जो स्टेबिलिटी है उसके लिए ज़रूरी होता है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और मैं अपने हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि इकनॉमिकल स्टेबिलिटी तभी मुमकिन है जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, और डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट पॉलिटिक्स है। अगर आप ये कहें कि आप आवाम की राय के मुखालिफ चले जाएंगे और वो लोग जो अपने जज्बात का इजहार सोशल मीडिया पे करते हैं आप उनको डिजिटल दहशतगर्द कह लेंगे, तो इससे हालात बेहतर नहीं बल्कि ख़राब होंगे। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।